नमस्कार, स्वागत है आपका आयुर्वेदा हेल्थ शो में। आजकल की बिजी लाइफ में लोग अपनी हेल्थ का खास ख्याल नहीं रख पाते, जिसकी वजह से उन्हें हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सर्दियों का मौसम है और अवेयरनेस ना होने की वजह से लोग अनजाने इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और हाइपरटेंशन उन पे हावी हो जाता है। इसीलिए आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की, उनके इफ़ेक्ट्स की, उनके सिम्टम्स की और क्या कुछ तरीके हैं जिनसे कि आप हाइपरटेंशन को क्योर कर सकते हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। आइए मिलते हैं उनसे। डॉक्टर पीसी चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर सुधा सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर चौधरी, मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि हाइपरटेंशन आखिर है क्या और इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं मरीजों के ऊपर, ये बताइए। देखिए, शरीर में ब्लड द्वारा ब्लड वेसल्स की दीवारों पे जो प्रेशर डाला जाता है, यही ब्लड प्रेशर कहलाता है। ये नॉर्मल तो 120 और 80 mm ऑफ Hg होता है, लेकिन जब ये 130 और इधर 90 से एबव होने लगता तो ये हाइपरटेंशन की कैटेगरी में इसको हम काउंट करने लगते हैं। उसकी ग्रेडिंग शुरू हो जाती है वहीं से कि ये हाइपरटेंशन की कैटेगरी में ये आ गया है। इसी को हाइपरटेंशन कहते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक प्राइमरी, जिसे एसेंशियल कहते हैं। इसका जो है एग्जैक्ट काज नहीं है, नॉन इटियोलॉजी करके ही रहता है कि क्या किस वजह से हो रहा है, ये एग्जैक्ट नहीं उसमें डाइव होगा। जो सेकेंडरी है वो या उसके काज है जिसे बताया जा सकता है उसमें क्या क्या है मुख्य रूप से। और जो 10% ही होता है, 90% या 80% तो प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन ही होता है। इसमें जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, इसमें कुछ डिजीज़ की, कुछ जो ऑर्गन्स हैं उनमें अगर कोई डिजीज़ होती है, जैसे कार्डियक, हार्ट की वजह से, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन एक होता है। रीनल डिजीज़ जैसे किडनी की कोई बीमारी हुई उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो जाता है। या हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुआ, जैसे थायराइड का डिसफंक्शन हुआ या पैराथायराइड ग्लैंड का डिसफंक्शन हुआ, एड्रिनल ग्लैंड का डिसफंक्शन हुआ, तो इसकी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेज भी इसमें एक हाइपरटेंशन का कारण बनते हैं। और जनरल लाइफ में आपके जैसे ओबेसिटी है, ज़्यादा है फैटी डाइट लेते हैं, इस तरह की ओबेसिटी ज़्यादा हो जाती है तो इसकी ये भी एक हाइपरटेंशन का कारण बनता है। स्मोकिंग है, रेगुलर स्मोकिंग लोग करते हैं। अल्कोहल है, जो शराब ज़्यादा पीते हैं लोग, ये भी एक हाइपरटेंशन का कारण है। उसके बाद में आपका आता है जेनेटिक भी है, बहुत से लोग हैं ये पारिवारिक है, वो हाइपरटेंशन उनमें भी रहता है। और जो इसमें सबसे बड़ा और कारण हो रहा है ये स्ट्रेस। आजकल लोग जो है अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमेशा टेंशन में इस तरह से रहते हैं और स्ट्रेस की वजह से जो हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, लोग लड़ाई झगड़े इस तरह की माहौल में रह रहे हैं, ये भी एक अपने में बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। इस वजह से ये हाइपरटेंशन के मैक्सिमम कारण हो रहे हैं। सुधा जी, इसके बाद अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हाइपरटेंशन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, हम क्या कुछ ऐसा महसूस करते हैं जो हाइपरटेंशन को बढ़ावा देता है। इसके लिए बेसिकली हमारा तीनों दोष जो है, वात, पित्त, कफ और रक्त, जो कि नॉर्मली हम उसे धातु मानते हैं कि वो ब्लड हमारी बॉडी को के कंपोजिशन का पार्ट है, लेकिन अल्टीमेटली इसका इफेक्ट ब्लड पे आता है। तो इन तीनों दोषों का रक्त के साथ जो कॉम्बिनेशन है, ये आपका इसके लिए दोषी माना जाता है। और उसमें से स्पेशली वात जो दोष है और वात दोष के खुद अपने 5 प्रकार बताए गए हमारे यहाँ आयुर्वेद में। उसमें से व्यान वायु जो है, जो पूरे शरीर में घूमती रहती है, हमें मानते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो अगर वो प्रॉपरली हमारा डाइजेस्ट होता है तभी हमारा ब्लड में एसिमिलेशन हो पाता है। अगर वो ब्लड में एसिमिलेट होता है तो वो हमारी स्ट्रेंथ के रूप में हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के सपोर्ट के लिए जाता है। लेकिन ड्यू टू सम रीजन अगर हमारा डाइजेशन ही प्रॉपर ना हो तो फिर वो हमारा जो एक तरह से जो हमारी स्ट्रेंथ बनता एसिमिलेशन के बाद, अब वो हमारी वीकनेस बन जाती है। वो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में फॉर्म करते हैं, जो कि हमारे इस जो व्यान वायु जिसकी हमने बात कही, इसके द्वारा पूरे शरीर में वो जाते हैं। तो और जिस भी के कई बार जैसे जो कुछ लोग ओबेस ज़्यादा होते हैं, उनकी बॉडी में भारीपन ज़्यादा आने लगती है, तो हमें मानते हैं कि उनका जो कफ दोष है वो फैक्टर जो है ज़्यादा उनका इफेक्ट हो रहा है इसकी वजह से। अल्टीमेटली ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमारे वात, पित्त, कफ या बॉडी के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनका नॉर्मलसी में रहना बहुत ज़रूरी है। यानी कि हाइपरटेंशन में जो मरीज होता है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट भी हो जाता है,
इसके अलावा डॉक्टर चौधरी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए क्या कुछ उपचार है आयुर्वेद में, वो बताइए। देखिए, आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट का जो प्रिंसिपल है वो है 3 प्रकार से हम करते हैं। एक है निदान परिवर्जन, यानी कि किस कारण से हाइपरटेंशन हो रहा है उसको ट्रेस आउट करके उस कारण को हम दूर करते हैं कि ये किस कारण से हो रहा है। दूसरा है संशोधन और संशमन। संशोधन चिकित्सा है एक पंचकर्म चिकित्सा हमारे यहाँ का ही है, जिसमें विशेष रूप से शिरोधारा का भी प्रयोग किया जाता है और भी इसमें चिकित्सा होती है। ये पंचकर्म के द्वारा होता है, जिसमें दोषों को बाहर निकाल करके ये से दूर किया जाता है। और तीसरी है संशमन चिकित्सा। ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे ब्लड प्रेशर मेडिसिन के युक्त के लगा करके उसमें मेडिसिन देते हैं, उससे जो है उस कंट्रोल हो जाता है। तो निदान परिवर्जन में जिस कारण से उसे दिया जाए, और बेसिकली जो है जैसे कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसको नमक तो वो अगर कोशिश के छोड़ दे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर कभी लेना हो तो सैंधव नमक ले, सैंधव नमक उसके लिए ज़्यादा हो रहेगा। या सभी के लिए नमक में सबसे अच्छा सैंधव नमक माना जाता है, और नमक तो केवल हमें टेस्ट के लिए है, कोई हमारे यूजफुल नहीं है वो। हम केवल सैंधव नमक ले सकते हैं अगर हो तो अच्छा रहेगा। नमक छोड़ दें तो हमारे लिए सबके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा है ये संशमन जो चिकित्सा होती है, इसमें मेडिसिन हम जो देते हैं, मेडिसिन में हम जो है ब्राह्मी पुष्कर जो गुगलू होता है उसको भी देते हैं। इसमें एक सर्पगंधा जो है बटी आती है 250 मिलीग्राम की, सुबह शाम दें तो अच्छा इसका रिस्पांस आता है। और रेगुलर हम इसके लिए प्राणायाम और अपनी मेडिटेशन जैसे करते रहें, ये सब करते रहें, टेंशन से दूर रहें। और जिस कारण से है जो भी उसका है, जिस उससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट रेगुलर हम लेते रहें, जैसे कार्डियक प्रॉब्लम है उसकी वजह से हाई बीपी बढ़ रहा, उससे संबंधित दवाइयाँ लेते रहें। और भी अगर रीनल है तो उससे संबंधित दवाइयाँ रेगुलर लेते रहें, डॉक्टर के कंसल्टेंट में हम रहते रहें, किसी प्रकार का कोई उसमें कमी ना रखें। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कुछ घरेलू उपचार हैं इसको दूर करने के लिए, और इसी के साथ साथ प्रिकॉशंस अगर हम लेना चाहें कि हमें हाइपरटेंशन के मरीज हम ना बने, तो क्या प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने चाहिए? प्रिवेंशन के एस्पेक्ट पे अगर हम बात करें तो हमें 2 चीज़ों को देखना पड़ेगा। एक तो हमारा कि जो हमारे फूडिंग हैबिट है, और दूसरा हमारा जो लाइफ स्टाइल है। हमारा आयुर्वेद जो होता है वो आहार और आचार 2 चीज़ों को बहुत महत्व देता है। तो अपने आहार में जहाँ हम आपने इनिशियली जैसे विंटर सीजन की बात कही, तो विंटर सीजन में लोग नॉनवेज को, मीट, मटन हुआ, चिकन हुआ, एग हुआ, इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं। अल्कोहल लेने वाले लोगों का अल्कोहल लेने के परसेंटेज बढ़ जाते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें कंट्रा इंडिकेटेड है। अगर वंस एक बार पता चल जाए किसी को हाइपरटेंशन है तो उसे वेजिटेरियन डाइट की तरफ जाना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन से विड्रॉ करना चाहिए। कॉफ़ी या टी दोनों हमारा ब्लड प्रेशर को रेजिंग टेंडेंसी को तरफ ले जाता है। तो अगर हम अपने से इसको हटा के इसकी जगह हम ग्रीन टी जो आपका होता है, ग्रीन ग्रास होती है, उसका हम लें तो ज़्यादा अच्छा है। हम अपने गमलों में जो है जो आजकल ग्रीन व्हीट कहते हैं, जिसको गेहूँ लगाते हैं लोग गमलों में, अगर उसका स्वरस लोग लगा के यूज़ करें, अपने मील का पार्ट बनाएं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो हमें अपने खाने पीने में फ्रूट्स को, हम जूस की बात वो नहीं करते जिसमें प्रिजर्वेटिव पड़े हों, क्योंकि प्रिजर्वेटिव अगेन आपका यही चीज़ करते हैं। तो आप जंक फूड से और उससे बचें, आप जूसी फ्रूट्स को प्रेफर करें, जैसे वाटरमेलन हुआ, मौसम्मी हुआ, आपका संतरे हुए, तो आप जूसी फ्रूट को प्रेफर करें। और फ्रूट्स सारे लें, ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छे अमाउंट में लें। वही लाइफ स्टाइल की बात है, तो विंटर्स में ज़्यादा लोग फिजिकल एक्टिविटी को अपने कम करते जाते हैं। अगर वो मॉर्निंग में लेट बाहर निकलना पसंद करते हैं, इवनिंग में जल्दी बेड में घुसना पसंद करते हैं, ऑन द कंट्रेरी जबकि अपनी कैलोरी वो बढ़ा रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपना फिजिकल वर्कआउट तो करना पड़ेगा। वो चाहे उसको जॉगिंग के रूप में करें, फास्ट वॉक करके करें, या एक्सरसाइज जिस भी फॉर्म में कर सके। और थोड़ा सा अगर उनका ये टेंडेंसी है तो अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है उसका इसके साथ बहुत ही अच्छा वो है कि वो हमेशा, चाहे वो दोनों में से किसी भी तरह का होगा, उसका लोअर टेंडेंसी। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास भी हैं कुछ ऐसी समस्याएं जिनका आप आयुर्वेदिक उपचार जानना चाहते हैं, तो आपको करना है सिर्फ इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376 288
9721। हमें अपनी समस्याएं भेज दीजिए ताकि हम डॉक्टर से बात करके आपको उनके आयुर्वेदिक उपचार बता सकें। चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लेंगे आपकी समस्याएं और बात करेंगे डॉक्टर से उन समस्याओं के बारे में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रेक के बाद हम लेंगे आपकी समस्याएं और जानेंगे उनके आंसर्स हमारे डॉक्टर से। डॉक्टर पीसी चौधरी, हमारा सबसे पहले जो सवाल आया है वो आकाश जी की तरफ से आया है, जो ये कहते हैं कि उनका फैट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसे कम करने के लिए वो कुछ आयुर्वेदिक उपचार जानना चाहते हैं। जी आकाश जी, आपने ये अच्छा सोचा है कि इसमें बेसिकली आपको ये देखना पड़े आपकी डाइट जो है, डाइट आपकी फैटी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, विशेष रूप से जो सैचुरेटेड फैट है जैसे घी हुआ, जो ठंडियों में जम जाते हैं सैचुरेटेड फैट, इनसे जो तली भुनी चीज़ें हैं इनको ना लें। अगर कुछ लेना है तो सरसों के तेल के बने हुए प्रोडक्ट लें। दूसरे, आप एक्सरसाइज करेंगे अच्छी तरह से जितना कर सकते हैं मॉर्निंग में, या फिर जब भी चलते फिरते एक्सरसाइज में आप लापरवाही न रखें। आप हमारे यहाँ आयुर्वेद में आता है मेदो हर गुगुल, 2 गुगुल सुबह 2 शाम इसका प्रयोग करें, और सुबह गर्म पानी में नींबू डाल करके रेगुलर इसका लें, 1 गिलास और आधा नींबू कम से कम लें, तो आपको इसमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा। डॉक्टर सुधा, हमारा जो अगला सवाल है वो योगेश शर्मा जी की तरफ से है, जो ये जानना चाहते हैं कि क्या त्रिफला जो आयुर्वेदिक एक प्रोडक्ट है उसे 10 साल के बच्चे ले सकते हैं? योगेश शर्मा जी, त्रिफला एक बहुत ही अच्छी औषधि है जिसमें बेसिक इंग्रेडिएंट होता है आंवले की, हरित की, विभित की। तो इसको बच्चे को पहले आधे चम्मच की मात्रा में दें। अगर उससे उसको डाइजेशन का जो मोशन है इजली पास हो जाता है तो आप उतना ही दें। और ये बस ऐसा नहीं है कि ये आपके परगेटिव्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं मोशन के लिए, इससे टोटल जीआईटी पे बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आता है। अगर उसका खाना अच्छे से पचेगा, रेगुलर मोशन होगा, तो अपने आप जो भी वो खाएगा उसको अच्छे से एसिमिलेट कर पाएगा और उसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। डॉक्टर चौधरी, इसके बाद जो अगला सवाल है उसमें हमारे व्यूअर कहते हैं कि उन्हें ऑयली स्किन की समस्या है, उससे निजात पाने के लिए वो कोई उपचार जानना चाहते हैं। ऑयली स्किन है तो ये एक तो अच्छी तरह से पानी पिएं रेगुलर, कि पानी की मात्रा जो है रेगुलर ठीक से लेते रहें। दूसरे जो है ये कच्चे दूध में बेसन मिला लें और उसमें हल्दी थोड़ा मिला लें और नींबू निचोड़ के उसको लगा लें, एक पेस्ट बना लें। उसको पेस्ट बना के उसको चेहरे पे लगाएं, जैसे मॉर्निंग में लगा लिए या इवनिंग में 2 बार लगा लिए। फिर जब वो थोड़ा सूख जाए तो गुनगुने पानी से उसको वॉश कर दें। इस तरह से ये ऑयली स्किन की समस्या दूर हो जाएगी। डॉक्टर सुधा, हमारा जो अगला सवाल है वो शिप्रा जी की तरफ से है। वो ये कहती हैं कि उनकी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक है और आंखों में जलन भी होती है, वो चश्मा हटाना चाहती हैं, तो क्या कुछ उपचार है आयुर्वेदा में इसके लिए, वो ये जानना चाहती हैं। शिप्रा जी, आप हो सकता है जिस एटमॉस्फेयर में आप रहती हो वहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से आपको आइज़ में इरिटेशन हो। तो सबसे पहले तो आप दिन में 3 से 4 बार अपनी आँखों को अच्छे से धुलें। और हमारे यहाँ एक त्रिफला चूर्ण आता है जिसको आप रात में भिगो दें पानी में, 1 गिलास पानी में, सुबह उसको छान लें, उससे अपनी आँखों को धुलें थोड़ी देर तक, उसको 1-2 मिनट तक उसके छींटे मारें आँखों पे। और रोज़ अपनी आँखों को किसी भी एक पॉइंट को फोकस बना लें अपने से 2 मीटर की दूरी पे दीवार पे, उसको आप देखिए, ध्यान से देखिए जब तक कि आपकी आइज़ पे स्ट्रेन नहीं आती है, फिर बंद करिए। इस तरह 5 मिनट तक आप अगर करते हैं तो आप 6 महीने बाद फिर से अपना रिफ्रैक्शन टेस्ट करा के देख लीजिए। अगर आपका पावर कम होता है तो धीरे धीरे आप इसके लिए ट्राई कर सकती हैं। और कैरेट, गाजर जो होता है उसको अपने डाइट का पार्ट ज़रूर बनाइए। विटामिन ए जो है हमें मिलना चाहिए, और अगर वो फ्रूट से मिले तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो फिर मेडिसिनल फॉर्म में लेना पड़ेगा। डॉक्टर चौधरी, इसके बाद जो हमारा अगला सवाल आया है उसमें हमारे दर्शक कहते हैं कि उन्हें पथरी की दिक्कत है, वो उसे दूर करना चाहते हैं, तो इसके लिए वो कोई आयुर्वेदिक उपचार जानना चाहते हैं। इन्होंने पथरी का जिक्र किया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ पे पथरी है, उनके गाल ब्लैडर में है या किडनी में है। अगर गाल ब्लैडर में है तो वो तो बहुत ही मुश्किल है कि ट्रीटमेंट से वो निकले। इसके लिए उन्होंने सर्जन से कंसल्ट करके उनको उसे रिमूव कराना ही पड़ेगा। दूसरे, अगर किडनी में है और साइज स्मॉल है तो ये संभव है कि वो डिजॉल्व हो जाए। इसके लिए वो चंद्रप्रभा बटी आती है, टेबलेट है, 2 सुबह 2 शाम, और वरुण सुग्रीवात ये 40 ml सुबह शाम लें।
तो इनको रिस्पांस मिलेगा। और साथ में ये ज़रूर निश्चित रूप से किसी डॉक्टर से देखभाल लें कि है क्या ये, किडनी का है उसे, फिर उसके बाद में प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट लेते रहे, पानी भरपूर मात्रा में लेते रहे, इसमें इनको रिस्पांस मिलेगा अच्छा। डॉक्टर चौधरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए और इन सारी समस्याओं के समाधान बताने के लिए। शुक्रिया। डॉक्टर सुधा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत फायदा मिलेगा। वेलकम। हमें अपनी समस्याएं लिखकर भेजिए जिससे कि हम उन समस्याओं का उपचार जान के आपको बता सकें। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे योगा की। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बताया था कि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे योगा की। चलिए बढ़ते हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी की तरफ और जानते हैं कुछ ऐसे योगासन जिन्हें अपनी डेली रूटीन में शामिल करके आप अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और पिछले एपिसोड में हमने बात की थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखने की। उसी के कंटिन्यूएशन में हम आज जानेंगे कि पिछले एपिसोड में जो 2 क्रियाएं की थी उसके अलावा कौन सी वो 2 क्रियाएं हैं जिनका आप नियमित रूप से अभ्यास करें तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्वस्थ रह सकते हैं, आप एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। ध्यान रखिए, विवाह के हमारे शास्त्रों में जो विवाह के कारण बताए गए हैं कि क्यों विवाह करना चाहिए, उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि हम एक स्वस्थ संतान को जन्म दें। और सिर्फ स्वस्थ संतान ही नहीं, ऐसी संतान जो राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के प्रति कुछ कर सके, ऐसी संतान को जन्म देना ही विवाह का सबसे बड़ा कारण है। तो अगर आपके प्रजनन अंग हेल्दी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तभी आप ऐसी संतति को जन्म दे सकते हैं। उनको हेल्दी रखने के लिए 2 क्रियाएं आपने पिछले एपिसोड में सीखी और 2 क्रियाएं इस एपिसोड में आप सीखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे तोलांगिन आसन का अभ्यास। कैसे करते हैं इसको? बहुत सुगम है। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगा करके इसका अभ्यास करें। अगर आप पद्मासन नहीं लगा सकते तो आप क्रॉस लेग्ड पोजीशन में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने पैरों को सामने की ओर फैला देंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, हथेलियों को जंघाओं पर टिका देंगे। अब दाएं पैर को उठा करके बाएं जंघा पर टिकाएंगे, बाएं जंघा के रूट पर, और बाएं पैर को उठा करके दाएं जंघा के रूट पर उठाएंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में टिका देंगे। ये है पद्मासन। अगर आप पद्मासन नहीं कर सकते तो आप क्रॉस लेग पोजीशन में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने हाथों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर बेंड होंगे, यानी अपनी कोहनियों को जमीन पे टिका देंगे और अपने पैरों को थाइस पर से टच करेंगे, ऊपर की ओर देखना। इस स्थिति में यथा सामर्थ्य रुकना। आप महसूस करेंगे कि जब आप इस क्रिया का अभ्यास करते हैं तो आपके पेल्विक रीजन पर एक प्रेशर महसूस होता है। उस प्रेशर पर पूरा का पूरा ध्यान टिका दें। यदि गर्दन को इस स्थिति में रखने में अनकंफर्टेबल हो तो आप गर्दन से सामने की ओर भी देखते रह सकते हैं। कोहनियां जमीन पर टिकी रहेंगी। पेल्विक रीजन पर और लोअर एब्डोमेन पर पड़ने वाले प्रेशर को फील करना, पूरा का पूरा ध्यान उस पर टिका देना। यथा सामर्थ्य स्थिति में रुकें, सांस बिल्कुल नियमित गति से चलती रहेगी। फिर से अपने हाथों का सहारा लेते हुए पद्मासन में बैठ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए पद्मासन में बैठेंगे, कमर को रिलैक्स करेंगे, पैरों को खोल देंगे और फिर हाथों को पीछे की ओर टिकाकर गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दें। प्रयत्न शैथिल्यम। प्रयत्न शैथिल्यम का अर्थ हुआ कि जितने भी प्रयत्न हैं, जितने आप प्रयास हैं, उनको छोड़ दें, सिर्फ ईश्वर पर निधान करें। जब हम छोड़ना सीख जाते हैं तो जीवन आनंदमय होता चला जाता है। सब कुछ त्यागना सीखें। और जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि जीवन का जो रूट कॉज है दुख का, पेन का है, वो है एक्सपेक्टेशन। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं तो हम और दुख पाते हैं। जितना हम देते हैं उतने हम सुखी होते चले जाते हैं। तो कोशिश करें कि जीवन में आपका हाथ कभी भी ऐसे नहीं हो, ऐसे ही रहे। जब तक ये ऐसे रहेगा, योगी बने, उपयोगी बने। आप जितने उपयोगी होंगे उतना समाज आपकी इच्छा करेगा, आपको चाहेगा। अगला जो अभ्यास हम लेंगे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए ही नहीं बल्कि आपके स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए भी। इसका अभ्यास नियमित रूप से प्रत्येक व्यक्ति करे तो वो देखेगा, वो महसूस करेगा, जो भी इसको प्रैक्टिस करेगा कि वो स्पिरिचुअली एलिवेट हो रहा है।
मूल बंध का अभ्यास। मूल बंध के लिए भी आप पद्मासन लगा लेंगे। पद्मासन में बैठ जाएंगे। मूल बंध, हमारे योग शास्त्र में 3 प्रकार के बंध बताए गए हैं। बंध यानी लॉक, जिस तरह से आप डैम बना देते हैं एनर्जी को स्टोर करने के लिए, इसी प्रकार से हम बंध के माध्यम से, डैम को भी बांध ही कहते हैं, तो बांध ही है ये। बंध के माध्यम से हम 3 जगह पर अपने शरीर में एनर्जी को स्टोर करते हैं। मूल बंध यानी एनस लॉक, गुदा के आसपास, उड्डान बंध यानी पेट के आसपास, और जालंधर बंध यानी चिन लॉक, पूरा स्कल और आपकी चेस्ट। जब हम ये तीनों बंध एक साथ लगाते हैं तो हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे हमें एक नई एनर्जी, नया चार्ज मिलता है। आज आप सीखेंगे मूल बंध। मूल बंध के लिए पद्मासन में बैठें। यदि आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप इसका अभ्यास सिद्धासन में, पुरुष लोग सिद्धासन में, महिलाएं अर्ध पद्मासन में, या फिर कोई भी क्रॉस लेग्ड पोजीशन में कर सकते हैं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में टिका दें या फिर ब्रह्मांजलि मुद्रा में। ब्रह्मांजलि मुद्रा के लिए अपने बाएं हथेली को अपनी गोद में टिका देंगे और बाएं हथेली के ऊपर अपनी दाएं हथेली को टिका देंगे। ये दोनों हथेलियां आपकी नाभि के बिल्कुल नीचे आ जाएंगी। फिर से समझे, बाएं हथेली नीचे, दाएं हथेली ऊपर, आंखें बंद। इस स्थिति में बैठ करके मूल बंध के लिए आप अपनी गुदा को, अपने एनस को पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब तक उस कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में आप रह सकते हैं आप रहेंगे, और फिर उसे रिलीज कर देंगे। जैसे ही आप रिलीज करेंगे आप अनुभव करेंगे कि ऊर्जा का संचार आपके पूरे शरीर में हो रहा है। पद्मासन में ब्रह्मांजलि मुद्रा में बैठेंगे और फिर शरीर को संयमित करते हुए गुदा को पूरा संकुचित करना। श्वास बिल्कुल नियमित गति से चलता रहे। एब्सोल्युटली नॉर्मल ब्रीदिंग। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनस, hold this contraction of anus as long as comfortable, then release the contraction. जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन को रिलीज करें, अनुभव करें कि मेरे पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है। इसका अभ्यास हमारी मातृशक्ति, हमारे पुरुष वर्ग सभी नियमित रूप से करें। साथ में जो और 3 क्रियाएं बताई हैं उनका अभ्यास करें। खान पान का ध्यान रखें। तले हुए और स्पाइसी फूड से दूर रहें, वो बिल्कुल जहर है हर किसी के लिए। जितना भी फ्राइड फूड है उसे जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। जितना लाइट फूड का आप सेवन करें उतने आप स्वस्थ रहेंगे। इनका निरंतर अभ्यास करें। अपने प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखें। एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। हमसे जुड़े रहिए ताकि हम आपको ढेर सारी जानकारियां दे सके और बता सके कई ऐसे नए तरीके जिनसे कि आप स्वस्थ रह सकते हैं। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे कुछ और नई समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।